राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आज की इस वीडियो में हम दृश्य कला की बात करेंगे और शिक्षा में दृश्य कला से क्या तात्पर्य है उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके कुछ और एस्पेक्ट्स को जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि आपके जो पेपर है उसका नाम EPC 2 है, आर्ट एंड ड्रामा है, तो एक आर्ट से संबंधित यानी कला से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा और एक क्वेश्चन आपको संगीत यानी ड्रामा से संबंधित मिलेगा ही मिलेगा, यानी निष्पादन कला या प्रदर्शन कला से संबंधित। तो अगर आप कला लिखते हैं कहीं पे भी तो उसमें प्रदर्शन कला में लिखें चाहे दृश्य कला आए, तो आपको पहले डिफाइन करना ही पड़ेगा कला को। भले ही आप थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा दीजिएगा, छोटे शब्दों में समझा दीजिएगा, बट आप कला को अच्छे से बताइएगा, उसकी डेफिनेशंस को बताइएगा, प्रकारों को बताइएगा। देन अगर दृश्य कला पूछी है तो उसको डिफाइन करना शुरू कीजिएगा, प्रदर्शन कला पूछी गई है तो उसको डिफाइन करना शुरू कीजिएगा, और अगर केवल कला पूछी गई है तो अच्छे से कला को, मैंने एक वीडियो और बनाई है तो उसमें मैंने पूरा कला को बताया हुआ है, और आज इसमें मैं दृश्य कला को डिस्कस कर रही हूँ जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो कोई भी कला आएगी तो आपको पहले कला को ही डिफाइन करना है, क्योंकि अलग से अगर दृश्य कला डिफाइन करने के लिए आ गई तो आप लोग केवल दृश्य कला को ही डिफाइन करते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पहले कला को डिफाइन करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लेती हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने कला को डिफाइन किया है। तो कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, अर्थात सर्जन की प्रेरणा देने वाला, अर्थात अंतर्भावों की सहज अभिव्यक्ति ही कला है। फिर मैंने यहाँ पे एक परिभाषा दी है, आप भी दे सकते हैं, महात्मा गांधी की, आत्मा का ईश्वरीय संगीत होता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो प्रकार, कला के प्रकार कौन कौन से हैं। दृश्य कला है, एक प्रदर्शन कला है। दृश्य कला में वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, नाट्य कला, नृत्य कला और काव्य कला आती है। अब हमसे दृश्य कला पूछा गया था तो अब हम दृश्य कला को डिफाइन करना शुरू करेंगे। दृश्य कला का संबंध उन कलाओं से है जो नेत्र से संबंधित हैं अथवा जिन कलाओं को देख सकते हैं, इसलिए इन्हें चाक्षुष कलाएं भी कहते हैं। सभी सांसारिक प्राणी अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए किसी न किसी माध्यम का, भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, हम कोई गाना सुनते हैं या कोई हम मूर्ति को देखते हैं या हम कोई काव्य को सुनते हैं, तो उसमें क्या है, भाव छुपे हुए हैं। उन्होंने जो फील किया वो रखा सामने, और ये जो कलाएं हैं उनका निर्माण ही इसीलिए होता है ताकि जो दर्शक है यानी जो देखने वाला है उसके नेत्रों को आनंद की अनुभूति हो सके। ठीक है, तो जैसे चित्रण है यानी चित्रकला द्वारा, लेखन द्वारा, कुछ लिख दिया, लोग डायरी यानी आत्मकथाएं भी लिख देते हैं, ऐसे भाव, अभिनय, संगीत, नृत्य इत्यादि। फिर देखिए, कह रहे हैं कि इस प्रकार से दृश्य कला एक दृश्य भाषा का या चाक्षुष माध्यम है जिसके द्वारा अपनी अभिव्यक्ति को दृश्य रूप से संप्रेषित किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दृश्य कला में एक आकार होता है, अतः इन साकार कलाओं को मूर्ति कला का नाम भी दिया गया है। दृश्य कला में कला की विषय वस्तु से लंबाई एवं ऊंचाई का गुण पाया जाता है, चौड़ाई का आभास अनुपस्थित होता है। अब देखिए, हम लोगों ने जो वर्गीकरण किया था वो कला का था। अब आप दोबारा से दृश्य कला का वर्गीकरण दोबारा यहाँ पे पेश करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। देन उसके बाद आप वास्तुकला को डिफाइन करेंगे। भवनों के विन्यास, अकल्पन और रचना, तकनीकी और रुचि के अनुसार मानव की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने योग्य सभी प्रकार के स्थानों के तर्क संगत एवं बुद्धि संगत निर्माण की कला, विज्ञान तथा तकनीकी का मिश्रण वास्तुकला की परिभाषा है। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसी चीजों की जो, देखिए, हम लोग पहले इतिहास में पढ़ते हैं तो पहले गुम्बदों का निर्माण ना अलग तरीके से होता था, है ना, ऊंचे गुम्बद होते थे, या फिर उनका बनने का जो तरीका था वो अलग होता था, है ना, कहीं ऐसे गुम्बद देखने के लिए मिलते हैं। तो बात ये है ना कि उसकी जो प्रगति होती चली गई और उनकी जो कल्पना के आधार पर ही तो हुआ है ये सब कुछ, है ना। तो वो निर्माण की जो प्रकृति है, उसे बनाने में जो टेक्निक्स लगी हैं, उसमें उसे बनाने में जो रुचि उत्पन्न, मतलब अगर किसी ने एक मंदिर का निर्माण किया है तो उसमें रुचि भी तो होगी। हम कई सारे ऐसे मंदिर देखते हैं जिसमें इतनी बेहतरीन और बहुत बारीक सी जो कलाकारी की गई है, जो नक्काशी की गई है, वो कहाँ से आई, उनके जो अंतर्भाव थे उन्हीं को तो व्यक्त किया उन्होंने। और अकल्पना, जिनको मतलब कल्पित ही किया जा सकता है, कल्पना के आधार पर बनाई गई है, एक तरीके से कह सकते हैं। और वास्तुकला के अंतर्गत हम वो भी पढ़ते हैं कि गेट कैसे थे, कहीं ऐसे गेट देखने के लिए मिलते हैं। ये तो प्रगति के साथ हम देखने के लिए मिलते हैं कि कला की जो प्रगति होती चली गई हर काल के अकॉर्डिंग। फिर जिनको कई सारी मीनारों को हम देखते हैं उसमें भी बदलाव आया है, और कहीं हम ऐसे गेट देखते हैं तो आज हम भवनों में भी कुछ पहले ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, कई सारे गेट अलग अलग तरीके के हैं, तो वो अलग अलग काल में अलग अलग
के अनुसार प्रगति हुई, तो वो भी वास्तुकला के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मूर्तिकला शिल्पकला का वह रूप जो त्रिविमीय होता है, यानी 3 डायमेंशन होती हैं, जिनमें यह कठोर पदार्थ, मृदु पदार्थ तथा प्रकाश आदि से बनाए जा सकते हैं। मूर्तिकला एक अति प्राचीन कला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो चित्रकला आती है। चित्रकला क्या है? किसी समतल धरातल जैसे भित्ति, काष्ठ, फलक आदि रंगों एवं रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई को अंकित कर किसी रूप को आभास करना क्या है? चित्रकला। यानी जो रेखा रूप रंग द्वारा साकार होती है किसी पृष्ठ पे, वो चित्रकला है। अब देखिए, हम कह सकते हैं कि जिस कला में मूर्तता के तत्व सबसे कम होते हैं उसे उतनी ही उच्च कोटि का माना जाता है। इस आधार पर काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि उसमें मूर्तता कहीं है ही नहीं, लोग अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां इसीलिए से उच्च कोटि का कहा गया। वास्तुकला थोड़ी कम, क्योंकि उसमें दिखाई दे रही हैं चीजें मूर्त हैं, तो वो थोड़ी सी कम है। चित्रकला से में सबसे कम होती है, क्योंकि काव्य कला के बाद चित्रकला ही आती है ना। देन उसके बाद हम बात करें, इसलिए चित्रकला को उच्च कोटि का माना गया। वास्तुकला व मूर्तिकला का स्थान इसके बाद आता है। अगर हम बात करें तो शिक्षा में दृश्य कला का महत्व क्या है? दृश्य कला का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं बोधगम्यता से प्रस्तुत करना है, क्योंकि दृश्य कला हम शिक्षण सहायक सामग्री में भी जो दृश्य सामग्रियां हैं उसका प्रयोग करते हैं, तो उनका बहुत विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि जो TLMs हैं यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इन्हीं के आधार पर बनते हैं। इसीलिए हमारे जो एजुकेशन है उसमें आर्ट एंड ड्रामा का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, जिससे कि देखिए ऐसा कोई बच्चा बहुत रेयर होता है, एक्सेप्शन ही होगा जिसको कला में रुचि ना हो, क्योंकि वो जो एज होती है ना प्राइमरी लेवल पे या जूनियर लेवल पे, वहां पे बच्चे की जो चिंतन लेवल है यानी मानसिक जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस उसकी चल रही है, उसमें ना कला का बहुत अधिक महत्व योगदान होता है। और जब कहते हैं कि 100 बार का सुनना एक बार के देखने से मतलब एक बार का देखना 100 बार के देखने से बेहतर है। तो यानी जब आप बच्चे को उस चीज को बोल के बार बार समझा रहे हैं, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपने उस चीज का मॉडल या कोई चार्ट या कोई चित्र दिखा दिया, तो बच्चे को फटाफट से समझ भले ही नहीं आया, लेकिन कल को वो बहुत टाइम बाद अगर दोबारा से उस चीज को सुनता है, तो हाँ उसके सामने वो चित्र या फोटो सामने आ जाता है, जिससे कि उसे याद रहती हैं वो चीजें, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो कैप्चर करता है लिखे हुए को या फिर किसी चित्र को, वो कैप्चर करता है ना। तो इसीलिए हमें दृश्य सामग्री यानी दृश्य कलाओं की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसके द्वारा हम दृश्य सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं छात्रों की क्रियाशीलता के लिए। शिक्षण में दृश्य जो कलाएं हैं उससे भी विभिन्न कलाओं के प्रयोग से छात्रों में क्रियाशीलता का प्रादुर्भाव होता है, मतलब एक्टिव रहते हैं बच्चे में सक्रियता आती है। जो बच्चा शांत बैठा है वो भी रुचि लेगा। कह रहे इस प्रादुर्भाव के कारण छात्र शारीरिक तथा मानसिक रूप से क्रियाशील होते हैं। जैसे शिक्षक किसी चित्र का प्रयोग शिक्षण में करता है, तो छात्र द्वारा उस शिक्षण का प्रतिरूप को बनाने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, मैं एक बार TLM लेके गई क्लास में, तो बच्चे मुझसे TLM का मतलब मैं पूरा वर्किंग मॉडल लेके गई थी, तो बच्चे मुझसे पूछ रहे मैम ये आपने कैसे बनाया, तो उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी आ रही है। या बच्चे ने कुछ ड्रॉ करा हुआ देख लिया, तो बच्चे भले ही कुछ ना बनाए बट वो थोड़ा बहुत बच्चे किताबों पे या फिर कॉपीज पे वो थोड़ा थोड़ा स्केच करते रहते हैं ना, वो मतलब ऐसे नहीं चलाते रहते पेंसिल्स, तो वो उस हिसाब से पेंसिल चलाएंगे या स्केचिंग करना सीख जाएंगे, तो कुछ नया निर्मित होगा, है ना। तो वो सारी चीजें यानी छात्रों की क्रियाशीलता बढ़ती है। जहाँ ज़्यादा एक्टिवेशन होगा बच्चे का, वो चीज़ ज़्यादा बेटर होगी। और जो हमारी दृश्य कलाएं हैं जो कि हमारी दृश्य सामग्रियों को निर्मित करने में सहायता करती हैं, तो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो बच्चे के सक्रियता की ओर लेके जा रही हैं। अब सृजनात्मकता का विकास यानी जो उनकी क्रियोसिटी है, जो उनकी क्रिएटिविटी है, वो उसका निर्माण हो सके। दृश्य कला का उपयोग जब विभिन्न विषयों के शिक्षण में किया जाता है, तो इससे बालकों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। अब हर आप देखिए हम जितने भी विषय हैं उन सभी में TLM का यूज़ करते हैं, अलग अलग TLM का यूज़ करते हैं। तो जब विषय जो भी विषय का जो अध्यापक है, जो शिक्षक है, वो TLM का यूज़ करेगा, तो उसके लिए उसके पास उसे कलाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, वरना वो अच्छा TLM और कम रुपए में नहीं बना सकता, है ना। आपको पता होना चाहिए ना कौन सी चीज़ कैसे लगेगी, या आप पैसे खर्च कर देंगे और आपका जो TLM है वो मतलब आकर्षक भी नहीं लगेगा, है ना, मतलब बच्चों को प्रभावित भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कला का ज्ञान नहीं है, आपके पास रंगों का ज्ञान नहीं है। अगर आप एक चित्र बना के लेके जाते हैं और उसमें भद्दे से कलर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास कला का ज्ञान ही नहीं है कि किन रंगों के साथ आप ठंडे या गर्म रंगों का यूज़ कैसे करेंगे, आपको पता ही नहीं है। तो इसीलिए कला हमारे एजुकेशन में यानी शिक्षा में डाला गया था, ठीक है। तो जिससे कि सृजनात्मकता का विकास हो सकेगा, कि वह अनुसरण करता है। इस अनुसरण की प्रक्रिया में वह शिक्षक द्वारा प्रदर्शित नमूनों व चार्टों को स्वयं बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार बालक में
सृजन प्रवृत्तियों का विकास होता है। और भी कई सारी एक्टिविटी करवाई जाती हैं शिक्षक के द्वारा। और एक्चुअली कहें तो प्राइमरी लेवल हो चाहे वो जूनियर लेवल हो या फिर आगे भी बच्चे की रुचि होती है तो वो लेता है, लेकिन प्राइमरी और जूनियर लेवल पे इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि बच्चे का जो ज़्यादातर जो विकास है वो आगे की जो एज है, मतलब 18 वर्ष तक की जो उम्र है वहीं तक आराम से हो जाता है। जो मानसिक विकास है वो पूरे रूप से, वैसे तो विकास की प्रक्रिया मतलब होल लाइफ चलती है, बट जो जितना विकास होता है, मानसिक जो चिंतन का विकास हो रहा होता है वो बहुत तीव्रता से हो रहा होता है। तो इस सब की प्रक्रिया को जो हमारा प्राइमरी और जूनियर लेवल है, इसीलिए उसमें जो एक कला का जो विषय है वो भी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। 10th में भी होता है, हालांकि 12th में भी होता है, लेकिन वो अलग है। ठीक है, मतलब वो विषय ही अलग है। लोग साइंस बैकग्राउंड भी लेते हैं, आर्ट बैकग्राउंड भी लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। खैर 10th तक तो रहता ही है। फिर अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुरूप विभिन्न प्रकार की दृश्य कलाओं के माध्यम से छात्रों को विषय वस्तु के प्रति आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, तथा कुछ कलाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें छात्रों की स्वाभाविक रूप से रुचि होती है। यदि उनका प्रयोग किया जाता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होती है। देखिए, कुछ लोग ना शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं, यानी उनके पास वो अंदर से कहते नहीं, हेरिडिटी से मिलता है, हमारे अंदर वो एप्टीट्यूड ही नहीं है हमारे अंदर टीचर बनने का, टीचर बन रहे हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में आप टीचर बन रहे हैं तो टीएलएम आपका बहुत अच्छा साथी बनेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपको प्रशिक्षण देके यानी ट्रेनिंग देके भेजा गया होगा तो आप प्रेजेंटेशन तो अच्छी देंगे, बट आप बच्चों को समझा कितना पा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में बच्चा ना रुचि नहीं लेगा, इंटरेस्ट लेता ही नहीं है, क्योंकि आपके पढ़ाने की जो कम्युनिकेशन जो स्किल है वो आपके पास उतनी बेहतर नहीं होगी, है ना। तो इस स्थिति में आप जब टीएलएम का यूज़ करते हैं तो वो बच्चा जो शांति से बैठा हुआ है, आप कुछ लेके गए हैं या कुछ दिखा रहे हैं तो बच्चे उसमें रुचि लेंगे, और उस माध्यम से आप बच्चे को थोड़ा भी एक्सप्लेन करेंगे तब भी बच्चे को अच्छे से समझ आएगा। तो मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग क्या करना है, शिक्षा में कला का होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे हम दृश्य कलाओं को समझ रहे हैं, तो दृश्य कलाओं का विशेष योगदान रहा है कला में। हम कला कहें या दृश्य कला कहें एक ही बात है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल चलती हैं, उसी का ही एक रूप है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि कला के दार्शनिक जो अनुप्रयोग हैं, जो हमारा फिलोसफिकल जो एस्पेक्ट्स है उसकी बात करें तो दृश्य कला का दर्शन कला आलोचना से अलग है। फिर कह रहे हैं जो दृश्य कला के विशेष कार्यों के विश्लेषण तथा मूल्यांकन से संबंधित है, व्यवहार में परिवर्तनों से संबंधित है। व्यवहार में परीक्षणों द्वारा यह नहीं देखा गया कि वे अपने रचनाकारों द्वारा कैसे बनाए गए हैं, यानी जो भी पेंटिंग्स हैं वो कैसे बनाए गए वो नहीं देखा गया, बल्कि उनका वर्तमान स्थिति में अनुप्रयोग तथा दृष्टिकोण कैसे कार्य करता है वो देखा जाएगा। ठीक है, आजकल जो मतलब कैसे उनके किसी चीज़ को देखने का नज़रिया है उस पर काम करता है। दार्शनिक पक्ष उस पर आधारित है। चित्रकला व मूर्तिकला के कई महान कार्य, उदाहरण के लिए एक देवता की मूर्ति के लिए बनाए गए प्रतिमा, एक सौंदर्य उद्देश्य के लिए चिंतन तथा मनन द्वारा। अब अगर हम बात करें, सौंदर्य शास्त्र में किसी प्रकार की पाबंदी नहीं थी, फिर भी कलाकारों ने कार्यों के निर्माण में अधिकतर परमेश्वर की बड़ी प्रतिमा को चुना, जो कि एक विशेष विषय बना। अगर हम बात करें तो दृश्य कला के समाज शास्त्रीय अनुप्रयोग की, तो दृश्य कला का समाज पर उपयोगवादी प्रभाव है। शिक्षण की सहायक सामग्री तथा छात्रों का जीवन यापन के प्रति दृष्टिकोण के बीच एक प्रत्यक्ष और सकारात्मक संबंध है। देखिए, जो आप टीएलएम का यूज कर रहे हैं उसको बनाने की प्रेरणा भी दे सकते हैं। इसलिए जो आर्ट का टीचर होता है और जो लैंग्वेज का टीचर होता है वो उसका अपने आप में एक विशेष रोल होता है। ठीक है, क्योंकि भाषा का शिक्षक बच्चे को भाषाएं सिखाने में उसको क्योंकि अगर वो शुद्ध बोलेगा तो हर एक सब्जेक्ट पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, और ऐसे ही जो कला का जो टीचर है तो उसका भी विशेष मतलब योगदान होता है कि बच्चा जो क्राफ्ट एंड वर्क कर रहा है उसके द्वारा भी वो अपना जीविकोपार्जन कर सकता है ना। कई तरीके की चीज़ें ना वो मूर्ति बना के भी कर सकता है, या वो अपना क्योंकि मतलब स्किल होना बहुत ज़रूरी है बच्चे के पास, क्योंकि सैद्धांतिक ज्ञान का वो क्या ही करेगा। हालांकि कह सकते हैं कि सैद्धांतिक ज्ञान भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, लेकिन ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि जो स्किल है, बच्चे का कौशल है, और आजकल जो शिक्षा हमारी हो गई है, शिक्षा की जो पद्धति हो गई उसमें बच्चे को स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। वरना जो हम पढ़ लिख तो लेते हैं लेकिन यार नौकरी ढूंढते रह जाते हैं, पर हमारे पास उतना स्किल नहीं होती है किसी चीज़ को कहने का, सुनने का, या फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। हमारे पास मतलब जैसे हीनता की भावना होती है बच्चे के अंदर कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी भर तो पढ़ाई की होती है ना, तो काम तो किया नहीं होता है। अब बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीखने का मौका मिलेगा, चाहे वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कंप्यूटर सीखना हो गया, या कोई भी स्किल जो आपको पसंद हो, आपकी पढ़ाई के साथ चलेगी, जिससे कि आप अगर स्कूल के बाद अगर अपना कुछ खोलना चाहें, कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और आपको वो काम आता होगा क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी वही काम किया है ना। हम उसी चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं
जो हम ज़्यादातर करते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब देखिए कह रहे हैं चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला अक्सर समाज की सामूहिक स्मृति का भंडार बनी। और फिर एक बात करें तो हमारी जो कलाएं हैं, कलाएं यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, एक सेकंड। कह रहे हैं कलाएं वह संरक्षित क्या करती हैं, वह संरक्षित करती हैं तो तथ्य आधारित रिकॉर्ड नहीं कर सकते। विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया है कि समकालीन दृश्य कला को देखने से क्या है, घर में जो रहने वाले जो बुजुर्ग हैं उनमें व्यक्तिगत जीवन का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कह रहे हैं अतः दृश्यकला या अन्य कलाएं सभी का मानव जीवन के लिए विशेष महत्व लगातार बना हुआ है। उसके बाद देखिए ये वाली वीडियो है एक दृश्यकला की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए, और लगातार मैं इस चैनल पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।